नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और यहाँ पर एक और वैकेंसी जिसके बारे में पूरा डिटेल दूंगा मैं आपको, पूरा का पूरा 992 पोस्ट है दोस्तों, है ना। 992 कह रहा हूँ, 922 कहना चाहिए। 922 पोस्ट है और मतलब हर लेवल की पोस्ट है। और कहाँ की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सिर्फ देहरादून देख करके ये मत सोचिएगा कि सिर्फ देहरादून में ही वैकेंसी खाली है। ये वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो पोस्ट किसके लिए है, ये जो रिक्रूटमेंट है ये है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ओएनजीसी में। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, मैं आपके एक एक डाउट दूर कर दूंगा। ठीक है, आपको ये भी बता दूंगा कहाँ डोमिसाइल लग रहा है, कहाँ डोमिसाइल नहीं लग रहा है, कहाँ डिप्लोमा लगेगा, कहाँ डिप्लोमा मान्य नहीं है, क्या डिप्लोमा की जगह इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता है, एक एक बात बताऊंगा। सर मेरी लेटरल एंट्री है, मैं सेकेंड ईयर में इंटर हुआ था डिप्लोमा करके, या फिर मैं सर आईटीआई करके सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में इंटर हुआ था। तो क्या होगा सर, कहीं कहीं पर तो आपको डीसीए भी मांगा गया है, पीजीडीसीए भी मांगा गया है। तो सर क्या कहीं पर अगर 6 महीने का डीसीए मांगा गया है, क्या वहां पर बीसीए एमसीए कंप्यूटर साइंस से बी करने वाले, कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने वाले, क्या ये लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं? ऐसे सारे सवालों के जवाब। और यहाँ पर दोस्तों एज की भी काफी वेरिएशन है। एज, उम्र, कहीं पर आप देखेंगे 33 साल दी हुई है मैक्सिमम एज जनरल वालों की। बाकी फिर एससी एसटी अपने 5 साल जोड़ लेंगे, ओबीसी अपने 3 साल जोड़ लेंगे, एक्स सर्विसमैन अपने 5 साल जोड़ लेंगे। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी अपने 10 साल जोड़ देंगे अगर जनरल के हुए तो। वो ओबीसी के हुए तो 13 साल जोड़ लेंगे, अगर एसटी एससी के फिजिकली हैंडीकैप हुए तो 15 साल जोड़ लेंगे। समझ गए इस बात का, है ना। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, फीस किस किस के लिए लगेगी, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, फॉर्म कैसे क्या भरना, सब कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर। तो 922 आप समझ गए होंगे पोस्ट है। और मैं सबसे ज्यादा यहाँ पर थैंक्स करना चाहूंगा अतुल अतुल शर्मा, एक स्टूडेंट मेरा, जिन्होंने ये कहा कि सर आप ओएनजीसी पर वीडियो बना दीजिए। तो मैंने जैसा कि कहा है कि डिस्कशन विद मनोज, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इसे ना चुन के रखो दोस्तों, क्योंकि ना ये चैनल नहीं है, ये अभियान है। मेरा एक ही सपना है कि सबके हाथ में जॉब हो जाए, और इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। आपको पता है, पूरी पीडीएफ मैंने पढ़ी है, पूरी पीडीएफ मैंने अंडरलाइन की है, और आपको सिर्फ शॉर्ट में समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या है, आपके काम का सब कुछ आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अतुल को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि उसने इस चीज़ के लिए, ये देखिए ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है जो आगे से पूछते हैं, सर इसके बारे में बताइए, सर इसके बारे में समझ में नहीं है इसके। आप भी मुझे मैसेज करो, बताओ मुझे, मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो अभी मैं 922, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसीज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा हल्का बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर है ये, है ना। और देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर रेड कलर का लिखा है ना, थोड़ी सी डोमिसाइल की बात कर रहा, मतलब कि परमानेंट रेसिडेंट के लिए क्या है यहाँ पर कुछ, है ना। देखिए पोस्ट कहाँ कहाँ है दोस्तों, एक तो देहरादून में है, देहरादून आपको पता है उत्तराखंड में आ गया। ठीक है, एक दिल्ली में है, एक नहीं, एक पोस्ट नहीं है, ऐसा मत सोच लेना। ठीक है, देहरादून में टोटल पोस्ट 20 है ना। दिल्ली में टोटल पोस्ट खाली है 10। फिर मुंबई महाराष्ट्र, वहां पर 263 पोस्ट खाली है। गोवा में 4 पोस्ट खाली है। गुजरात में 318, है ना। एक मिनट रुको जरा, मैं आपके लिए इसको सबसे पहले नीचे देखो, पूरा पीडीएफ पढ़ के बैठा हूँ, ऐसे थोड़ी, है ना। काफी लंबा भी है ये पीडीएफ, 33 पन्नों का, मैंने आपके लिए सारा पढ़ लिया, है ना। तो कुछ मैं चीजें यहाँ पे आपको बता दूं पहले, तो जरा ये आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि देखो ये पोस्ट है हमारी नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है दोस्तों, नॉन एग्जीक्यूटिव, आपको समझाने के लिए मैं हर एक चीज करूंगा यहाँ पर। देखिए मैंने आपसे कहा, पहले तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, देहरादून जो कि यूके का पार्ट है, इसके लिए जो पोस्ट की यहाँ पर जो पोस्ट खाली है वो टोटल 20 है। ठीक है, अब आप यहीं दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में जो आपको टोटल पोस्ट मिलेंगे वो 10 है। ठीक है, ऐसे ही आप मुंबई चले जाओ, महाराष्ट्र। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर करीब करीब 263 पोस्ट खाली है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, एक बहुत प्यारी बात बताने वाला हूँ आपको, बहुत ध्यान सुनना। गोवा में आप जाओगे तो 4 ही पोस्ट है। ठीक है, और गुजरात में आप जाओगे तो 318 है, और सबसे ज़्यादा यही है, सबसे ज़्यादा यही है, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट है। फिर ये सबसे सेकंड ये है ना, मुंबई वाला। ठीक है, और ऐसे ही आप जोधपुर जाओगे। ठीक है, जोधपुर जो राजस्थान में पड़ता है, इसमें दोस्तों 6 ही पोस्ट खाली हैं। फिर ऐसे ही आप चले आएंगे चेन्नई, चेन्नई एंड कराईकल। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर मिला करके 38 सीट खाली है। ठीक है, और आप ऐसे ही चले जाओ असम, सब बताऊंगा। देखो फिजिकल टेस्ट भी होना है, टाइपिंग टेस्ट भी होना है, कितने नंबर का होगा पेपर, कितने नंबर का फिजिकल टेस्ट, सर किस किस के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, हर एक बात होगी, है ना, हर एक बात होगी।
चलो बहुत ध्यान सुनना, आपको वीडियो अच्छी होगी, आपको समझ में आएगा। कहीं कोई दिक्कत रह जाए तो मुझे बताना है आपको, ठीक है। असम में दोस्तों 164 पोस्ट है, कम नहीं है, बहुत बढ़िया। बाकी मतलब थर्ड नंबर में यही है शायद, है ना। और फिर आपका आ जाएगा अगरतला। अगरतला में अगरतला त्रिपुरा में आता है, यही बता दूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोस्ट खाली है वो 66 है, ठीक है। ऐसे ही आप चले जाओ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हमारे, वहाँ पर आपको सिर्फ 10 ही पोस्ट मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट है हमारा बोकारो, और बोकारो सभी को पता है, बोकारो पावर प्लांट भी है, ये झारखंड में आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोस्ट खाली दोस्तों वो 23 है, ठीक है। तो आप जब इन सबको मिलाएंगे तो आपको 922 मिलेंगे, समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पर सर आपने इतनी मेहनत क्यों करी ये सब अलग दिखाने के लिए, ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि जहाँ जितनी पोस्ट खाली है ना, यहीं के बंदे इसको भर सकते हैं। यानी कि यूके का ही जिस जो परमानेंट रेसिडेंट है, जिसके पास यूके का क्या कहना चाहिए, रहवासी है यूके का, वही इसको भर सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप देखो चाहते हो कि देहरादून की ये 20 पोस्ट को अप्लाई कर सको, कोई भी बंदा कहीं और अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, सिवाय किसके, सिवाय जो इनके ओएनजीसी में काम करने वाले लोग हैं, यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे काम करता है तो डिपार्टमेंट से हुआ, तो वो कैंडिडेट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हुआ। ये बंदा कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, इसको बिल्कुल ये दिखाने की जरूरत नहीं कि ये इसके पास कौन सा परमानेंट एड्रेस है, कहाँ का है, ठीक है। तो आपके पास जहाँ का परमानेंट एड्रेस है, जिस राज्य से आप आते हैं उसी राज्य से आप भर सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए कोई भी पोस्ट खाली नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के लिए कोई पोस्ट खाली नहीं है, मतलब क्या ये बंदे नहीं भर सकते, बिल्कुल सही कहा। ना मध्य प्रदेश का कोई बंदा भर सकता है इस फॉर्म को, ना ही उत्तर प्रदेश का कोई बंदा भर सकता है, क्योंकि इनने साफ साफ बोला है कि देहरादून का अगर आप हो, अगर आप यहाँ की इस 20 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यूके का लेकर के आओ परमानेंट रेसिडेंट, दिल्ली के हो तो यहाँ का यूनियन टेरिटरी का लेकर के आओ, ठीक है। तो याद रखेंगे ना, मुंबई महाराष्ट्र का फिर आपको डोमिसाइल लगेगा अगर इसके लिए अप्लाई करना, तो महाराष्ट्र के लोग ही ये अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात का बंदा महाराष्ट्र अप्लाई नहीं कर सकता, महाराष्ट्र का बंदा गुजरात अप्लाई नहीं कर सकता, है ना। जोधपुर का बंदा गोवा में अप्लाई नहीं कर सकता, गोवा का बंदा जोधपुर अप्लाई नहीं कर सकता, जोधपुर का बंदा जोधपुर में अप्लाई कर पाएगा, और गोवा का बंदा गोवा में ही अप्लाई कर पाएगा। क्यों अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वहीं का परमानेंट रेसिडेंट है, ठीक है, वहीं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसमें प्लीज इफ या बट मत रखिएगा, कोई डाउट मत रखिएगा, ये बात क्लियर करने के लिए ही मैंने पूरी पोस्ट यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब एक डाउट मैं और दूर कर देता हूं दोस्तों, कई सारी ऐसी पोस्ट आएंगी जिनमें कि साफ साफ कहा गया है कि 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद में बात करूंगा आपसे, ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा का मतलब इन्होंने साफ साफ बोला है नोटिफिकेशन में, 3 साल का डिप्लोमा मतलब 3 साल का ही डिप्लोमा होता है। अब सपोज करो किसी ने बोला कि सर मैकेनिकल से डिप्लोमा मांगा था 3 साल का, वहां पे लिखा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास 2 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल का, आप अलाउड नहीं है, नहीं है आप अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक। ये बात समझ में आ गई आपके, ये बात अच्छे समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता अब, है ना। अब सर मान लीजिए इन्होंने 6 महीने का डीसीए मांगा है दोस्तों, मैं पहले बता दूं ना, डीसीए मांगा है, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो आता है ना अपना छोटा सर्टिफिकेट, एक तरह से पीजीडीसीए डीसीए वैसा मांगा है, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं सर ये अगर ये डीसीए तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है। अब अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो मैंने बीई करी है कंप्यूटर साइंस से, है ना, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, कुछ भी हो सकता है। मैंने बीटेक भी ऐसी कुछ करी है सर, सर मैंने तो बीसीए किया हुआ है, सर मैंने तो एमसीए किया हुआ है, सर मैंने बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, मैंने एमएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से। आप कोई भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, साफ बोल रहा हूं, आपकी कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, किसी से भी क्यों ना हो, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते आप इसके लिए अप्लाई, मतलब कि आपके पास अगर ये डिग्री नहीं है, ये वाला 6 महीने वाला मिनिमम, तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने बीटेक की हुई है, बीसीए किया है, एमसीए के जितने मैंने लिखे ना यहाँ पे, अगर आपने सब किया है और साथ में आपके पास 6 महीने का डीसीए भी है, या 1 साल का पीजीडीसीए भी है, या 2 साल का जो भी होता है, 2 साल का पीजीडीसीए होता है ना, 2 साल का पीजीडीसीए है, इनमें से अगर है साथ में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब समझ गया दोस्तों क्या है, इसका मतलब ये हो दोस्तों कि आप ये नहीं बोल सकते कि सर डीसीए की जगह मेरे पास बीटेक बीसीए ये सब है, मैंने कंप्यूटर साइंस से किया तो है सर, तो कंप्यूटर मुझे आता होगा, नहीं, मना कर देंगे। लेकिन अगर आप ये बोले सर मैंने बीटेक किया और साथ में मेरे पास 6 महीने का या 1 साल का है डिप्लोमा कंप्यूटर का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। क्या आप समझ पाए मैंने क्या बोला आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब जहां पर डिप्लोमा लिखा है अब वहां पर ये नहीं होगा कि सर मैंने बी किया है मैकेनिकल से, बीटेक किया मैकेनिकल से, मैं अप्लाई कर सकता हूं, आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। आप समझ गए मेरी बात, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। जहां साफ साफ मना किया गया वहां साफ साफ मना ही है, ठीक है। और कहीं कहीं पर ट्रेड सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, कहीं कहीं पर क्या कहना चाहिए,
खैर बहुत सारी चीजें बात करूंगा आपसे, है ना, धीरे धीरे। चलिए ऊपर चलते हैं आप समझने के लिए बातों को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना तो आप समझ गए होंगे, है ना, नॉर्मल चीजें कि क्या क्या है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, और जो बताना था मुखिया ही, तो ये बात यहाँ पर यही लिखी है मैंने ना, ये जो आप यहाँ पढ़ोगे ना, ये यहीं पे ये लिखा है कि जिस राज्य में वैकेंसी वहीं के परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए इस बात को। और सबसे बढ़िया है ओएनजीसी महारत्न, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और काफ़ी अच्छा पैकेज देती है ये अपने सभी साथी संबंधियों को। ठीक है, अब हम दोस्तों एक एक करके बात करने वाले हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में बात करने वाले, मैंने आपसे कितनी कही थी, उत्तराखंड में 20 पोस्ट है, ठीक है, टोटल 20 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा टोटल 20 है, जिसमें से 17 जनरल के लिए है, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक भी नहीं है, ओबीसी के लिए एक खाली है, और एससी के लिए 2 खाली है। ठीक है, तो अब ये किस किस में खाली है ये यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, है ना, कि आप इसके लिए भी परेशान हो कि सर ये क्या है, F1 F2, है ना, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इसमें जहां पर भी आप F1 दिख रहे हैं ना, चलो मैं थोड़ा सा F1 समझा दूं। ये यहाँ पर देखो आप, ये जो F1 है ना दोस्तों, ये सबसे हायर लेवल है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, F1 जो है सबसे हायर लेवल है, इसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा है। फिर आएगा आपका A1, ठीक है, इसकी तनख्वाह इससे कम है, और फिर आएगा दोस्तों आपका W1। ठीक है, यानी W1 की जो तनख्वाह है वो सबसे कम है, ये सबसे नीचे वाली पोस्ट है। फिर इससे ऊपर A1 वाली पोस्ट आएंगी, जहां जहां पर A1 लिखा होगा, और जहां जहां F1 आएंगी सबसे टॉप की पोस्ट है यहाँ पर दिए हुए में। तो अभी आप क्या पढ़ने वाले हो, F1 दिख रहा है आपको। तो आपको देखो दोस्तों, सीधे सीधे मैंने बता दिया F1 A1 W1। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पोस्ट है ना दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, अब मैंने आपको चाहे वैकेंसी उत्तराखंड की, गोवा की, दिल्ली की जो भी बताइए, एक ही पोस्ट है। अब कहीं पर ये वैकेंसी नहीं है और कहीं कहीं पर किसी राज्य में बहुत है, लेकिन आपको पता है कि आप कुछ भी करके, आप अब सोचिए यहाँ का बंदा उत्तराखंड का बोले कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना, सर यहाँ तो पोस्ट नहीं है, और वो ओबीसी में आता है ना, या ईडब्ल्यूएस में आता है, वो अप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके लिए तो पोस्ट नहीं है, तो वो क्या करे, है ना। तो वो सोचेगी कि मैं दूसरे राज्य में अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान समझना है, क्योंकि आपका डोमिसाइल सिर्फ उत्तराखंड के लिए है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ये देखो यहाँ परमानेंट, ये साफ साफ लिखा उत्तराखंड का लिखा है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, छोटी छोटी शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो मैंने एक चीज बता दी ना, F1 बड़ी पोस्ट होती है, फिर उससे छोटी A1 है, फिर उससे छोटी W1 है। ठीक है, इनके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। और यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप के लिए पोस्ट खाली है। ठीक है, मैं पोस्ट पर नहीं जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये तो देखिए ये नॉर्मल बात है ना, क्योंकि आप मुझसे ये नहीं सुनने आए कि सर कहाँ कहाँ क्या खाली है, आप मुझसे सुनने आए कि सर कैसे अप्लाई करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन क्या है, दुनियादारी पढ़ने को क्या है, सब कुछ ये सब आप ज़्यादा सुनने के लिए आए हो। ठीक है, क्योंकि देखो पोस्ट तो आप पीडीएफ में देख ही लोगे, है ना, मैं स्लाइड भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, और मैंने आपको देखिए मोटा मोटा बता दिया है। और ये दिल्ली की वैकेंसी है, आप सभी देखना। तो दिल्ली में भी जूनियर डीलिंग, है ना। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझाता हूँ। एक होगा CBT, ठीक है, ये 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप ये पास कर लेंगे ना, इस और याद रखिए CBT में 40% नंबर तो लाना बहुत जरूरी है, और एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क का है, तो मतलब समझ जाओ 100 में से 40 लाना जरूरी है। अगर आप तभी आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर 40 से भी कम आ गए तो आप नीचे गए काम से, आप हो ही नहीं सकते फिर। ठीक है, लेकिन समझ जाओ ये 40 सिर्फ मिनिमम है, मेरिट लिस्ट इसी के हिसाब से बनेगी। तो नंबर बहुत अच्छे लेकर के आना, 40 लेकर के आ जाओ और सोचो कि सर पास हो जाऊंगा, मेरिट में नाम, ऐसा नहीं होता। जब आप CBT निकाल लोगे ना, तो अब आप सोचो जरा, यहाँ पर आपका एक तो स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि कई पोस्ट में स्किल टेस्ट होगी, कई में आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। ठीक है, कहीं कहीं टाइपिंग टेस्ट भी है, तो उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ये सब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब हाइट और वो सब देखा जाता है ना। तो फायरमैन जूनियर के लिए काफ़ी इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मेल ही मेल के लिए बता रहा हूँ, मेल और फीमेल दोनों हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें आपको दौड़ना भी होगा, वजन उठा करके भी दौड़ना होगा, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट वगैरह नापते हैं, चेस्ट वगैरह देखते हैं। ठीक है, लड़कियों का चेस्ट नहीं देखा जाता है ना, उनके में चेस्ट फुलाने का नहीं रहता है, लेकिन लड़कों में चेस्ट फुलाने का रहता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट होगा। और दोस्तों एक बात बता दूं आपको, आप स्किल टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दे रहे हो, चाहे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दे रहे हो, ये सब क्वालिफाइंग है। और क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इससे तो मेरिट बनेगी। ठीक है, इसको क्वालिफाई कर लोगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, अगर आपकी पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा तो। अगर आपकी पोस्ट में टाइपिंग है तो टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। अगर, और ये भी सुन लो, ड्राइविंग भी है, अगर आपकी पोस्ट में ड्राइविंग होगी तो आपको ड्राइविंग के लिए बुलाया जाएगा। तो समझ जाइए आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे एलिजिबिलिटी पे, पर थोड़ा थोड़ा मोटा बता रहा हूँ। और दोस्तों एक एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी, ये भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, टाइपिंग अलग अलग क्वालिफाई करने पड़ेंगे, है ना, ये भी। और सुनो,
उसी को इसके लिए बुलाया जाएगा जो मिनिमम 40% सीबीटी में लाएगा, उसी को हम कॉल करेंगे स्किल टेस्ट के लिए, उसी को हम कॉल करेंगे टाइपिंग के लिए, उसी को हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसी को हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, और बाकी ये पोस्ट दिखे हुए है ना, और ये देखो जरा, मैंने बताया ना आपको, ये सुपरमैन वाइजर और सुपरमैन बोल रहा हूँ, फायर सुपरवाइजर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 पोस्ट हैं कि कितनी है। ठीक है, ये मुंबई में इतनी इतनी खुली हुई है। ठीक है, जहाँ पे स्टार लगे ये बैकलॉग वैकेंसी है, पिछली बार खाली रह गई थी। ठीक है, तो चलिए अब मैं देखो मुद्दे पे आऊँगा, जो चीज़ें आप समझ सकते हैं उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, चिंता मत करो, ये पोस्ट में भी आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सी टोटल पोस्ट है, मतलब नाम क्या है पोस्टों के, है ना। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ खाली है। भाई आपको अपने राज्य से मतलब है, आप सीधे देहरादून देखना, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। समझ गया ना मेरी बात? आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो किसी को लग रहा है सर ये पीडीएफ बहुत लंबी है, तो मैं बोलता हूँ कोई गुजरात का बंदा है, तो अब सामने क्या गुजरात दिख रहा है? यहाँ पर ये देखो गुजरात दिख रहा है। अब उसके लिए क्या ऊपर कुछ काम का है क्या? इस शीट के बाद जो आएगा वो काम का है? बिल्कुल काम का नहीं, उसके पास यही है। अब वो ये देख ले कि उसने क्या किया हुआ है, क्या उसने इंजीनियरिंग करी है सिविल में, या किसी में इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, मैकेनिकल में, बॉयलर के पास, बॉयलर का उसके पास सर्टिफिकेट है। अगर है तो अब वो चेक कर ले कि अपनी कैटेगरी क्या है। अगर वो लगता है कि उसे जनरल में आता तो है 5 पोस्ट, वही खाली है, भर सकता है। समझ गया ना? ऐसा ही बात होती है। अब उसको ऊपर वाले में नहीं देखने की जरूरत है ना, महाराष्ट्र में ना कहीं। ठीक है, गुजरात में ही देख सकता हूँ। समझ गए दोस्तों? चलिए नीचे चलते हैं अब जल्दी से हम, क्योंकि हमें बात करनी है, और ये पोस्ट वगैरह तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए बस बस दोस्तों, आपके लिए मैं, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, ये दोस्तों वही है, बस कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, और अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों आपका सारा काम। तो मैंने आपसे कहा था ना F1 सबसे बड़ा है, तो उसकी सैलरीज आप समझ जाएंगे। 30,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी और 98,000 तक जाओगे आप। और A1 की देख रहे हो 26,000 से स्टार्टिंग होगी और 87 तक जाओगे। और यहाँ कितना जा रहे थे देख रहे हो ना, बड़ी पोस्ट। तो F1 बड़ी है, A1 थोड़ी छोटी है, और W1 उससे भी छोटी है, क्योंकि 24,000 से स्टार्टिंग होगी और सिर्फ 60,000 तक जा पाएंगे आप, है ना। और दोस्तों इसमें इंक्रीमेंट हर साल जो होता है 3% का होता है, और 35% आपके बेसिक में से कटता है। अलाउंस मिलता है आपको 35% आपकी बेसिक पे का। ऐसा सब कुछ है आपके, बस समझ गए होंगे आप, है ना। खैर ये सब हम बातें बाद में करेंगे जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखो ज़रा, ठीक है, F1 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 F1। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नेम, उसका लेवल, और क्या क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट की, ये बात दी गई। मतलब ये टेबल आपके लिए जरूरी हो गया। ठीक है, तो इस टेबल को बहुत ध्यान सुनिए ताकि आप अप्लाई कर सके और चीज़ को समझ सके। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि इसके बाद क्या, ये तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये तो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, किसी ने अगर अप्लाई करना है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, तो क्या लिखा है? 3 साल का डिप्लोमा। सर क्या मैं बी टेक हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकता हूँ? आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए इस बात को? ठीक है, वो इंजीनियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अब ध्यान सुनो, मान लो आपने डिप्लोमा किया हो 3 साल का, और तब आपके पास बी हो, बी टेक हो, अब आप अप्लाई कर सकते हो। समझ गए ना? क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि हायर डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। हायर डिग्री हो, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है, ये इसेंशियल है। मतलब 3 साल का डिप्लोमा मतलब चाहिए चाहिए। इसको हम बी, इसके जगह पर बी बीटेक नहीं भर सकते। बी बीटेक के पास अगर 3 साल का डिप्लोमा है तो वो भर सकता है। समझ गया? आ गई आपकी बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, और ठीक है, अब एक चीज और होती है, कई लोग आईटीआई करके डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री लेते हैं। ठीक है, लेकिन कर तो वो डिप्लोमा ही रहे हैं, ये भी ध्यान सुन लीजिए, ये भी अलाउड है, ये भी भर सकते हैं। तो मान लो किसी ने आईटीआई मैकेनिकल से कुछ भी कर रहा हो, मैकेनिकल से फिटर विटर जो भी हो, और उसने लेटरल एंट्री ले ली हो सेकंड ईयर में, ठीक है, कैसे भी करके, और डिप्लोमा उसका 3 साल का होना ही चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा मान्य नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा मान्य नहीं है, 3 साल का ही होना चाहिए। तो आईटीआई आपने करी और आपको हो सकता है प्रमोशन डायरेक्ट मिलता है ना, लेटरल एंट्री होती है सेकंड ईयर में, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन सर डिप्लोमा करके मैं सेकंड ईयर में घुसा था बी बीटेक के, सर मैं एलिजिबल हूँ, आप एलिजिबल नहीं, क्योंकि आपकी डिग्री कितने साल की होगी भैया? कितने साल की होगी? 4 साल की होगी, आप एलिजिबल नहीं हो। 4 साल चाहिए ही नहीं, और डिग्री चाहिए ही नहीं, डिप्लोमा चाहिए, वो भी 3 साल का। ना इससे कम का होना चाहिए, ना इससे ज्यादा का होना चाहिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और इसमें प्लीज डाउट मत रखिएगा, जब मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया इस बात को। ठीक है, और यहाँ मैंने एक बार जोर दे दिया, मतलब अब मैं जहां जहां बोलूंगा ना, आप समझ जाना सबके लिए वही है। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब बस ये देख लीजिए किसके लिए क्या क्या चल जाएगा। देखो, तो इनने बोला है कि 3 साल का डिप्लोमा चल जाएगा, ये सॉरी, यहाँ पहले हम इसकी बात कर रहे थे, तो 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं, अभी हम जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, सिविल के लिए 3 साल का डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 साल का डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग है तो भी भर सकते हो। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए।
और देखो और लगा, इसका मतलब ये कि मान लो अगर 3 साल का डिप्लोमा नहीं है तो एमएससी इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब एक चीज मैं यहां पर भी क्लियर कर दूं, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, जहां पर ये बात लिखी गई है कि एमएससी इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका मतलब एमएससी इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स ही होता है। अब आप ये मत बोलिएगा सर मेरे पास फिजिक्स तो है, एमएससी फिजिक्स है, लेकिन सर इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें नहीं है, मैंने कुछ और किया, कंप्यूटर साइंस है उसमें कुछ और है, नहीं, आप अलाउड नहीं है। आपके पास अगर फिजिक्स है एमएससी में और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? शाबाश, जो लिखा है वही अप्लाई होगा, इसमें कोई भी इसके रिप्लेसमेंट में नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रिकल से तो 3 साल का इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन ध्यान से सुनो जरा, अब अगला प्लस बोला इसने, शुड हैव का मतलब होता बिल्कुल होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। होना चाहिए मतलब होना चाहिए। अब मान लो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट कोई इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई, तो उसके पास 3 साल का डिप्लोमा हो इंस्ट्रूमेंटेशन में, डिप्लोमा ही होना चाहिए। अगर कोई मैकेनिकल तो 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर में, कोई बॉयलर से 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर में तो हो, लेकिन साथ में प्लस फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। मैकेनिकल में डिप्लोमा भी चाहिए और बॉयलर का अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए, तब जाकर के आप जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट बॉयलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई और सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा में कहा गया है। आप समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन में तो मेरी बात 3 साल का प्रोडक्शन में 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया मैकेनिकल में या केमिकल में या पेट्रोलियम में, देख लो जरा, ये हो गई भैया। केमिकल वाले अगर सोच रहे हैं डिप्लोमा किया सर कहाँ है हमारी पोस्ट, आप कर सकते हो अप्लाई प्रोडक्शन के लिए। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वाले पूछे, जिन्होंने डिप्लोमा किया है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से 3 साल का, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने मैकेनिकल किया है वो भी अप्लाई, तो मैकेनिकल वालों के लिए तो लाइन लगी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे भी देखो जरा, सीमेंटिंग के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल है तो भी अप्लाई कर सकता है, पेट्रोलियम में तो भी अप्लाई कर सकता है, बस 2 ही लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। और ड्रिलिंग के लिए फिर से मैकेनिकल वाला भी अप्लाई कर सकता है, पेट्रोलियम वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड आ गया है। अभी तक फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं आया था। फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब होता है अब आपकी हाइट देखी जाएगी यहाँ पर और आपका चेस्ट देखा जाएगा, ठीक है। तो और ये मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, आपको पता ही है हर जगह, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए दोस्तों? तो ये थे हमारे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। अब आप देखो जूनियर मरीन रेडियो असिस्टेंट, तो इसके लिए क्या चाहिए? इनने बोला 10th क्लास चाहिए, लेकिन साथ में क्या, 10th क्लास तो सभी में चाहिए, चाहे, अब देखो यहाँ पर और का मतलब ये होता है कि 10वीं प्लस ये, 10वीं प्लस ये, 10वीं प्लस ये। क्या मतलब हुआ कि देखो 10th तो कंपलसरी है, कोई उसमें छूट नहीं मिलेगी। अब 10th के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन है कि आपने 10th किया हो, उसके बाद आपने अगर 2nd क्लास सर्टिफिकेट है आपके पास, है ना, किसमें, मरीन रेडियो ऑपरेशन में, है ना, अच्छा खासा एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, विद ग्लोबल, है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा सर्टिफिकेट कौन सा? ग्लोबल मरीन डिजास्टर डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम GMDSS में है अगर, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों ये जो नीचे लिखा है ना GMDSS, ये सब में, ये सब में, इसमें छूट नहीं मिली है, ठीक है। बस आप ये देख लो कि ऊपर वाले में सर्टिफिकेट विद प्रोफिशिएंसी इन मरीन रेडियो ऑपरेशन चाहिए था, इस वाले में रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन मैरीटाइम मोबाइल सर्विसेज, ठीक है, लेकिन साथ में वही GMDCS तो चाहिए। तो रेडियो असिस्टेंट के लिए बड़ी तगड़ी है भैया। या फिर आपने भी डिप्लोमा किया हो, है ना, डिप्लोमा किया हो इन इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकॉम में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ में आपके पास तभी भी ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इशू करता है ना, ठीक है। और विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लाइन, लो भैया, इसमें तो 1 साल का एक्सपीरियंस ही मांग गया, लेकिन तब जब आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, अगर ये वाली ऊपर वाली है टेलीकॉम ऑपरेटर वाली, तो आपको इसमें भी वो 1 साल का एक्सपीरियंस है इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा ही मांगा है, ठीक है। तो रेडियो में अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो मतलब आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप इसको भर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब F1 में आगे चलते हैं हम। यहाँ पर जूनियर डीलिंग असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट, है ना, इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांग लिया है, किसमें, ऑटो में किया हो तो भी चल जाएगा, मैकेनिकल में किया है तो भी चल जाएगा। अगर ये नहीं है डिप्लोमा तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा यानी पीजी डिप्लोमा भी चल जाएगा, इसमें बिजनेस मैनेजमेंट में, या अगर बिजनेस मैनेजमेंट में नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, या पोस्ट ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वो होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो तो आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इसेंशियल है, वो चाहिए ही चाहिए होगा। समझ गए दोस्तों?
ठीक है। चलिए चिंता मत करिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है, तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें केमिस्ट्री के, तो बनी बात है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री। तो देखो पीजी लिखा है ना, तो यही चाहिए, ठीक है, इससे कम ना इससे ज़्यादा। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जियोलॉजी, ठीक। और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोफिजिक्स सरफेस, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोफिजिक्स फिजिक्स, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन बीएससी शुड बी केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो ना? मतलब नहीं समझे, चलो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। कभी कभी क्या है, पेन चेंज कर लेना चाहिए, है ना, ताकि ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, अब समझ में आएगा। देखो ठीक है, रेड रेड देख रहे हो ना, जैसे में बैल वाला कलर ही, फिर कपड़ा दिखाओ फिर दौड़ते हैं, तो वैसा नहीं करवाना है। चलिए मैं बात कर रहा था आपसे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। देखो जियो फिजिक्स है सरफेस का, ठीक है। तो इनने मांगा क्या आपसे, जियो फिजिक्स ही मांगा है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या तो जियो फिजिक्स में कियो, है ना, या फिजिक्स में कियो, दोनों चल जाएगा। तो अब इसमें बोला वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन बीएससी शुड बी केमिस्ट्री। ठीक है, कहने का मतलब ये है पोस्ट ग्रेजुएशन फिजियो फिजिक्स में हो, या फिर फिजिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन बीएससी शुड बी केमिस्ट्री। हाँ सही है, सही पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ, है ना, हाँ सही है। अब यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन, है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ी हुई चीज को भी बार बार पढ़ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आगे चलते कंटिन्यू। अब देखो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए तो 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मैकेनिकल पेट्रोलियम वाले भर सकते हैं, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड है। तो आप देखो मैकेनिकल पेट्रोलियम के लिए बहुत अच्छा मौका है, बच्चों छोड़ना नहीं, बिल्कुल पकड़ लेना, ठीक है। जूनियर डीलिंग असिस्टेंट अभी पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये जूनियर डीलिंग असिस्टेंट है। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपको, या तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर आईआर में, या फिर लेबर वेलफेयर में, है ना, या फिर कहना चाहिए अब ये हो गया इतना, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए था इतना, ठीक है, कि इतना सब कुछ। अब मान लो अगर ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास, आप ग्रेजुएट हो विद 2 years डिप्लोमा इन पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने डिप्लोमा किया हो, है ना, क्योंकि देखो ये तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पर्सनल मैनेजमेंट में, है ना, इन सब में, ठीक है। लेकिन इनने एक और विंडो दे दिया कि मान लो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन ना हो, आपके पास हो कौन सा, ग्रेजुएशन की डिग्री हो, और आपने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 2 साल का डिप्लोमा किया है और नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब वापस से रेड ले लिया जाए, तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब जूनियर डीलिंग असिस्टेंट एमएम, देखिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। एमएम मतलब मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, तो मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा चाहिए। अगर इसमें नहीं है तो इन्वेंट्री में चाहिए, अगर इसमें नहीं है तो स्टॉक कंट्रोल में चाहिए, है ना, जो कि रिकॉग्नाइज बाय स्टेट बोर्ड और टेक्निकल एजुकेशन, और साथ में, है ना, इस तरह से। या फिर 1 साल का पीजी डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। अगर ये सब नहीं है, 3 साल का डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, स्टॉक कंट्रोल, जो भी है इन सब में, अगर ये नहीं है तो 1 साल का आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट, मतलब मटेरियल मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो 3 साल का डिप्लोमा हो, अगर ये नहीं तो 1 साल का पीजी डिप्लोमा हो ना, मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए। समझ गए दोस्तों? चलिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सर्वेइंग की बात करें, है ना, अभी वो सुनते आइए, क्योंकि हम पोस्ट की क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। फिर इससे जुड़े कि भाई क्या होता है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि ये जो पोस्ट देख रहे हो ना आप, इसके लिए जो भी अप्लाई करेगा उसको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, वो भी इंग्लिश का, वो भी इंग्लिश का देना पड़ेगा। समझ गए? तो उनके लिए टाइपिंग टेस्ट है। तो ऐसे क्या है ना, सभी पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ है दोस्तों। तो अभी जैसे मैंने बता दिया ना कि इसके लिए आपके टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, बाद में जा करके। तो आपको समझ लेना है, पहले पेन पेपर लेकर के लिख लेना, है ना, और डाउट मत रखना। देखो मैं बहुत क्लियर कट समझा रहा हूँ आपको, तो आपको डाउट नहीं रखना है। आपके डाउट से बचाने के लिए ही मैंने ये जो है चैनल खोला है। और ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम इस चीज़ को ख़त्म करें जल्दी जल्दी से। तो समझ रहे हैं ना दोस्तों, आप कहीं पर भी डाउट हो तो देखो आप कमेंट कर सकते हो, फ्री हो आप पूछने के लिए, है ना, लेकिन प्लीज़ कमेंट्स आपकी बहुत जेन्युइन होने चाहिए। चलिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट हाई स्कूल और क्लास 10th, देखो इसमें तो क्लास 10 चाहिए, ठीक है। क्लास 10th अगर 10वीं पास हो तो चल जाएगा, और साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास रहा हो क्लास में, ठीक है। अब इसके बाद प्लस में देखो ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग, मतलब ये कि आईटीआई मांग रहा है ना। ट्रेड, ट्रेड का मतलब यहाँ पे आईटीआई से ही हो जाता है दोस्तों। तो आईटीआई अगर आपने सर्वेइंग से की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपको मालूम है ना, मस्ट है, तो मतलब 10th प्लस आईटीआई इन सर्वेइंग आप एलिजिबल है। अब जूनियर मोटर व्हीकल ड्राइवर, अब ये ड्राइवर आगे दिख रहा है आपको, तो बनी बात है आपके पास विद, देखो प्लस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स एंड 3 years ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ हैवी व्हीकल। बड़े बड़े ट्रक या बड़े बड़े गाड़ी चलाने का 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो आप जूनियर मोटर व्हीकल ड्राइवर बन सकते हैं, है ना। विंच ऑपरेशन आपके पास 10वीं होनी चाहिए, और हैवी
का लाइसेंस होना चाहिए। समझ गए दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ऊपर A1 में, छोटी पोस्टों पे आ गए। जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग के लिए है, तो 10th होना चाहिए और साथ में फिटिंग का दिख रहा है, फिटिंग का आपके पास ITI होना चाहिए। ठीक है, 10th प्लस ITI फिटिंग। और जूनियर टेक्नीशियन वेल्डिंग की बात करें तो वही 10th और वेल्डिंग की ITI होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन डीजल की बात करें दोस्तों तो वही है, ट्रेड इन सर्टिफिकेट डीजल में ITI होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और 10th के साथ साथ जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल तो भैया 10th क्लास होनी चाहिए और आपके पास ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, यानी ITI से ITI आपने इलेक्ट्रिकल से किया हो तो आप इसके लिए हैं। और आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए भैया, एक इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के तौर पे आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ गए, 3 चीजें हैं इसमें, 10th भी होना चाहिए, ITI भी होना चाहिए और एक आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए एज अ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की आप एक इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन की बात करें दोस्तों तो 10वीं तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 10वीं तो मांगता ही है ये साइंस के साथ साथ, और ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटिंग चल जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्शन के लिए मतलब ITI किसी ने फिटिंग से की तो भी अप्लाई कर सकता है, किसी ने मैकेनिक से की तो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब मैकेनिक से ITI करने का मतलब क्या होता है, ये सब होता है कि भाई डीजल भी आ गया उसमें, इंस्ट्रूमेंटेशन भी आ गया, टर्नर भी आ गया, मशीनिंग भी आ गया, ट्रैक्टर भी आ गया, मोटर व्हीकल भी आ गया, वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथ, बॉयलर अटेंडेंट आ गया, मशीनिस्ट, ग्राइंडर आ गया, ये सारे के सारे मैकेनिक में गिने जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपके पास किसी में भी ITI है तो आप सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी में भी। ठीक है, अब बात करें सीमेंटिंग के लिए दोस्तों तो 10th चाहिए, साइंस चाहिए, लेकिन ट्रेड कौन सा चाहिए, अब सर्टिफिकेट ITI आपके पास होना चाहिए, तो फिटिंग का या फिर मैकेनिक ट्रेड का। अब मैकेनिक का मतलब आप समझ चुके हैं, डीजल, इंस्ट्रूमेंटेशन, टर्नर, मशीनिंग, ट्रैक्टर, मोटर व्हीकल, वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथ, बॉयलर अटेंडेंट, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ये सब होता है। ठीक है, और इसमें साथ साथ बोला गया है कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, वो भी हैवी वाला, शुड हैव। ठीक है, तो जिन जहां जहां पर मैंने आपको बताया ना कि ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, समझिए इनका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, ये स्किल टेस्ट है और वो जो है ड्राइविंग टेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो ठीक है, तो मैंने आपको सैलरी से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, इनके रिक्वायरमेंट, ये बेसिक जो यहाँ लिखा है ना यही चाहिए दोस्तों इनको। इसमें कोई भी इन्हें हेर फेर नहीं चाहिए कि सर मेरा ऐसा कुछ भी है, और कोई गलत जानकारी आपने भरी तो दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, 300 रुपए का फॉर्म है दोस्तों, 300 रुपए का फॉर्म जो है जनरल, EWS और OBC को फॉर्म भरना है ना, इन्हीं के लिए चार्ज है दोस्तों। ठीक है, बाकी किसी को कोई चार्ज नहीं लगना है। SC, ST और PWD इन सबको छूट दी गई है ना, यही लोग, और ये 300 रुपीज़ जो हैं ये ऑनलाइन ही भरने हैं। ठीक है, और फॉर्म पूरा ऑनलाइन ही भरा जाएगा, तो आपको ऑफलाइन कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ मैंने आपको बातें फिर से दे दी, बीच में ज्ञान दे दिया। जूनियर टेक्नीशियन मशीनिंग की बात करें दोस्तों तो इसमें भी 10th चाहिए आपको। ठीक है, और 10th चाहिए जिसमें साइंस हो आपके साथ, और साथ में आपका ITI चाहिए मशीनिंग में। ठीक है, अगर आप जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर हैवी इक्विपमेंट के लिए देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट है मतलब बड़ी गाड़ियों की बात हो रही, तो है ना, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है उसको चलाने में, जैसे कि क्रेन ऑपरेशन, क्रेन चलाने में तो बिल्कुल होना चाहिए। और ये वैलिड ग्रेड I सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास भैया, क्योंकि क्रेन चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सर्टिफिकेट वाला बंदा ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और 10वीं पास होना चाहिए, और बस इतना ही है। अब जूनियर स्लिंगर कम रिगर हो गया, ये भी 10th पास होना चाहिए और इसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी वाला, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोडिंग में और अनलोडिंग में। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग में इसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट की मैं बात करूँ दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि BCom, है ना, BCom हो इसके पास विद प्रोफिशिएंसी। अब इसके लिए चाहिए भैया टाइपिंग, कितनी टाइपिंग मांग ली, 30 वर्ड पर मिनट, लेकिन सर इंग्लिश की हिंदी, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है। ठीक है, अकाउंट वाले को सिर्फ इंग्लिश में टाइप करना है और इतनी स्पीड दिखानी पड़ेगी, 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और इसी को दिखाना पड़ेगा डिप्लोमा 6 महीने का, याद है, DCA, डिप्लोमा ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन, कितना। ठीक है, और ये किस बात का है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का, समझ गए ना, तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो 6 महीने का मिनिमम कोर्स आता है, अगर यहाँ पर लिखा है तो यही दिखाना पड़ेगा। अब तुमने BE-BTech भी किया तो भी तुम्हें ये सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, तभी तुम भर सकते हो। ठीक है, बिना सर्टिफिकेट के तुम सोचो कि मैंने कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से BE-BTech, MCA, BCA किया हुआ है, MSc किया हुआ है, BSc किया हुआ है, आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो, इसके जगह पर नहीं कर सकते। आप जो करे हो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन साथ में 6 महीने का ये चाहिए ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो अब आप देखेंगे जहां जहां पर भी ये लिखा हुआ है, देखो ये 30 वर्ड्स की पर मिनट टाइपिंग मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है ना, ये मांग रहा है आपके जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट था, इसकी देखो BCom मांगा था, है ना, और मांगा था टाइपिंग, और बोला था 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स होना चाहिए। और यहाँ पर जूनियर मटेरियल मैनेजमेंट के लिए भी इसने बोला है कि BSc और फिजिक्स या फिर मैथ्स, BSc अगर आपने की फिजिक्स से या तो मैथ्स से, तो आप मतलब पढ़ाई के रूप में तो एलिजिबल हो गए। ठीक है, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब साथ में बोला उसने कि टाइपिंग भी करनी पड़ेगी 30 वर्ड्स पर मिनट की, इंग्लिश की ही होगी, आपकी भी इंग्लिश की होगी, इनकी भी इंग्लिश की होगी, हिंदी की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज वाले की होगी, इसकी हिंदी में टाइपिंग होगी दोस्तों। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है टाइपिंग स्पीड वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, और इसका क्या पढ़ाई होना चाहिए, ग्रेजुएट हो
और इसके सब्जेक्ट में हिंदी भी रहा हो और इंग्लिश भी रहा हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, ये होना चाहिए। और इसको भी 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स का डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा। समझ गए आप सभी के सभी। तो 6 महीने का इसको भी दिखाना है, इसको भी दिखाना है, टाइपिंग इसकी भी हो रही है, इसकी भी हो रही है, इसकी भी हो रही है, इन दोनों की इंग्लिश की थी, इसकी हिंदी की हो गई। लेकिन 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन सबको चाहिए, ठीक है। बीच वाले में बीएससी मैथ से भी चल जाएगी, फिजिक्स से भी चल जाएगी, लेकिन आपको पता हो गया है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए। इसमें भी चाहिए दोस्तों, ये दिखा ना पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी देखो, इसमें भी लिखा है 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन का चाहिए, ठीक है। ये भी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट चल जाएगा, इसमें फिजिक्स और बीएससी और बीकॉम कुछ नहीं बोला है, ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट कोई भी भर सकता है। और इसको भी स्पीड दिखानी पड़ेगी 30 वर्ड्स पर मिनट की, ठीक है, जब टाइपिंग टेस्ट होगा तो। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए किस किस का टाइपिंग टेस्ट होना है, ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड कहाँ होना है वो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है, अभी आप लिखा मिल जाएगा। अब आता है दोस्तों जूनियर सुपर फायर सुपरवाइजर, ठीक है। ये बोला है कि इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना चाहिए लड़का, ये बंदा, 6 महीने का इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर सर्विस में, ठीक है, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल चलाने का इसके पास, ठीक है। और ड्राइविंग टेस्ट होगा इसका, देखो ध्यान सुन लो, देखो मैंने कहा था ना, इनके में लिखा है कि किसका क्या होना है। तो आप जहां पर देख रहे थे ना, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर समझ लिया ना मेरी बातों को, तो आपको बिल्कुल आगे समझ नहीं। इसको क्या बोला, इसको देखो जरा, ड्राइविंग टेस्ट ऑन फायर टेंडर, ठीक है, हैवी व्हीकल एप्लीकेबल, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, आप देखो इसका फिजिकल स्टैंडर्ड भी होगा और इसका फिजिकल एफिशिएंसी भी होगा। मतलब ये बंदे की हाइट चेस्ट भी नापी जाएगी और इस बंदे को दौड़ाया भी जाएगा, इससे वजन भी उठाया जाएगा। मतलब ये वो जगह है भैया जहां पर आपको पूरी मेहनत निकाल ली जाएगी। हाइट हेल्थ भी देख रहे हैं और आपका दौड़ना भागना भी है, इसमें वजन उठाना है, सब कुछ इसी में, ठीक है। और ड्राइविंग भी मांग लिया गया है, ठीक है, और 6 महीने का एक्सपीरियंस मांग लिया गया कि फायर सर्विस में होना चाहिए। तो 6 महीने का फायर सर्विस का एक्सपीरियंस चाहिए, हाइट हेल्थ चाहिए, ठीक है, और आपका क्या कहना चाहिए, हाइट हेल्थ चाहिए, दौड़ा भागी चाहिए, इसमें सब कुछ है। वजन वजन उठाना, कितना क्या उठाना, वो बात की बात है। लेकिन आप यहाँ से समझ जाओ कि अगर आप इस पोस्ट के लिए इतना अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर ये सारा इसी विंडो में सब कुछ लिखा है। पीडीएफ में आपको शेयर कर ही दूंगा, बस आपको मुझे सुनना है क्योंकि आप पढ़ने में आलस कर जाते हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, उसको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ईजी कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, तो मनी बात है बीएससी विद केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट। एज अ मेन सब्जेक्ट कई लोग पूछते हैं सर इसका मतलब क्या होता है। बीएससी मान लीजिए 3 साल की होती है, तो मेन सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो आपको हर साल मिला, यानी फर्स्ट ईयर में भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, सेकंड ईयर में भी केमिस्ट्री पढ़ी हो, थर्ड ईयर में भी केमिस्ट्री पढ़ी हो, इसीलिए क्या लिखा है बीएससी विद केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से जिसने किया होगा उसके लिए वो तीनों हमेशा रहे होंगे। समझ गए आप, ये बात है ना। अब यहाँ पर देखो जरा नीचे वाले में देख लो, आपको और समझ में आ जाएगा, अब आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। अब जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी बोला, तो क्या बोला इसने, बीएससी विद जियोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट, मतलब 3 सालों में रहा हो। अब जूनियर टेक्नीशियन बॉयलर देख लीजिए। अब ये जो होता है ना दोस्तों बॉयलर वाला, इसमें साफ साफ बोला है कि 10th क्लास के साथ साइंस पढ़ी हो, मतलब 10th में साइंस पढ़ता रहा बच्चा। और दूसरा उसने बोला 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, 2nd क्लास चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए, फर्स्ट क्लास दूसरी जगह चाहिए था, है ना। और जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन ड्रिलिंग, तो 10th हो साइंस के साथ, और इसके पास आईटीआई होना चाहिए फिटिंग में या मैकेनिक में। और आपको मालूम है कि यहाँ पर मैकेनिक का मतलब क्या क्या होता है सब बता चुका था, डीजल, इंस्ट्रूमेंटेशन, टर्नर और ये सब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और इसका फिजिकल स्टैंडर्ड भी होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब इसका सिर्फ हाइट और हेल्थ देखा जाएगा, इसको कुछ दौड़ा नहीं रहे इसको, ठीक है। दौड़ाने का काम सिर्फ सुपरवाइजर इसका है, फायर सुपरवाइजर का। इसके पास 6 महीने का सर्टिफिकेट भी चाहिए और इसकी हाइट हेल्थ भी चाहिए, इसको वजन उठाना भी आना चाहिए, दौड़ना भी आना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए हैवी का, इसको सब चाहिए था भैया। समझ गए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जूनियर फायरमैन को देखो, ये 10th में हो, 10th पास हो इसका, और इसका जो है फायरमैन ट्रेनिंग इसने की हो 3 महीने की। उसके लिए कितना था, 6 महीना, है ना। ऊपर वाले के लिए 6 महीना था, ये जूनियर फायरमैन है तो इसके लिए 3 महीने का रख दिया गया। इसके पास भी हैवी का लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग वाला, ठीक है, और फायर टेंडर है और ये सब होना चाहिए। और इसका भी फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। हाइट हेल्थ दौड़ा भागी इसकी सब देखी जाएगी। समझ गए दोस्तों मेरी बात, ठीक है। और यहाँ पर जो बातें लिखी गई है ना वो यही कही गई है कि आप डिप्लोमा को डिप्लोमा मानिए, ग्रेजुएशन को ग्रेजुएशन मानिए, ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर आता है फिजिकल स्टैंडर्ड जो आप सुन रहे थे फायरमैन के लिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर मेल्स, दिख रहा है जूनियर फायर सुपरवाइजर या जूनियर फायरमैन, दोनों ही पोस्ट थी, दोनों में चाहिए था। तो इसमें ध्यान से देखना, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर चाहिए, लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनका छाती जो है 81 सेंटीमीटर हो और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर यानी 86 सेंटीमीटर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। बिना फुलाए इतना, फुलाने के साथ इतना, ठीक है। और अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको आपकी हाइट थोड़ी सी कम चल जाएगी, 163 चल जाएगी। और अगर आप असम से बिलोंग करते हैं तो भी आपकी 163 चल जाएगी, आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन तब और आपको जो छूट वाली देखो, अगर कोई ट्राइब से है, SC ST असम के ट्राइब से आता है तो उसकी तो असम के ट्राइब वालों की 160 है, वहाँ के नॉर्मल वालों की 63 है, ठीक है। और इन सब के लिए चेस्ट में भी कमी है, इनको 79 बिना फुलाए और फुलाने के बाद इनकी 85 कुछ हो जानी चाहिए, ठीक है। 85 ही होगी ना, 84 होनी चाहिए, सॉरी। चलो तो ये असम के लिए हो गया था, समझ गया।
अब फीमेल के लिए देख लो भैया कि अगर वो जूनियर फायर सुपरवाइजर बने या जूनियर फायरमैन, तो बाकी सभी महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, और अगर वो SC ST से बिलोंग करती तो 147 सेंटीमीटर, और इनके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। और इनका जो वजन है वो 46 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है दोस्तों, समझ गए इस बात को। चलिए आगे चलते हैं अब, है ना। और यहाँ पर आ जाइए फॉर मेल्स, काफ़ी मैंने गोद दिया है तो मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ, है ना, आप लोग सुनते भी हैं प्यार से मोहब्बत से। ठीक है, चलिए इसको हटा दिया मैंने, और अब वापस आ जाते हैं। और देखो दोस्तों, अगर वो बहुत जल्दी सुनना हो ना तो आप इंटू 2 की स्पीड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं क्या है ना, यहाँ की कंटेंट मिस नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए भैया, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों फॉर मेल्स, है ना। किसके लिए, अब मान लो जिनने अप्लाई किया जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ड्रिलिंग, है ना, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन, है ना, ड्रिलिंग, जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन और ड्रिलिंग, है ना। तो मतलब ये ड्रिलिंग वाले जितने भी हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो या टेक्नीशियन हो या असिस्टेंट हो, ये जितने भी हैं, है ना, तो और इनमें जनरल ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर है, 167 सेंटीमीटर है। बहुत ध्यान से देख लीजिए किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। फायरमैन के लिए ऊपर बता चुका हूँ, यहाँ पर ये ड्रिलिंग और प्रोडक्शन के लिए बात चल रही है ना, ड्रिलिंग, ठीक है, जूनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ड्रिलिंग या प्रोडक्शन, या मतलब ड्रिलिंग प्रोडक्शन वाली। तो जनरल के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर है, 167 सेंटीमीटर है, 58 किलोग्राम का वजन चाहिए, और 81 बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 86, 5 सेंटीमीटर बोला ना, तो 5 इसमें जोड़ोगे तो 86 हो जाएगा, तो इतना हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप SC ST से हैं, ट्राइब से हैं, तो 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट चल जाएगी, 50 किलोग्राम आपका वजन चल जाएगा, और बिना फुलाए छाती इतनी होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 5 बढ़ा दो 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप समझ गए इस बात को। अब देखो जिन्होंने ड्रिलिंग, अब ड्रिलिंग वालों के लिए आ गया प्रोडक्शन ड्रिलिंग, यानी ऊपर जो पोस्ट लिखी ना उसी के लिए नीचे एक और बात की कि 6x6 विदाउट ग्लास आपकी आंखें हों, और विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ नाइट एंड कलर ब्लाइंडनेस, मतलब ना कलर ब्लाइंडनेस होनी चाहिए ना नाइट की दिक्कत होनी चाहिए आपको। ठीक है, और याद रखिए यहाँ पर साफ साफ बोला है कि नो सेपरेट फिजिकल स्टैंडर्ड, इसके कोई भी सेपरेट फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है, हैव बीन केप्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर, मतलब जो भी लड़कियां भी अगर अप्लाई कर रही है ड्रिलिंग, यही जो पोस्ट यहाँ पर लिखी इनके लिए, तो उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो उनके लिए अलग से कुछ भी नहीं है। हाउएवर दे शैल बी सब्जेक्टेड टू ONGC प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल, बाकी उनका मेडिकल जो है वो ONGC के हिसाब से ही होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की मैं बात करूँ आपसे, क्या क्या होता है इसमें, तो याद है ना आपको, जूनियर फायर सुपरवाइजर यहाँ पे लिखा है किसके लिए होने वाला, तो अगर आप फायर सुपरवाइजर या फायरमैन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो अगर आप लड़के हैं, क्योंकि लड़कियां भी अप्लाई कर रही हैं, अगर आप लड़के हैं तो आपको 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा, और अगर आप लड़की हैं तो 6 मिनट में 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, लिफ्ट भी करना पड़ेगा, किसको, अपने ही वजन के बराबर एक इंसान को लिफ्ट करना पड़ेगा, और 100 मीटर चलना पड़ेगा, ये लड़कों के लिए। और लड़कियों को भी अपने ही वजन के बराबर एक लड़की को आपको गोद में लेना पड़ेगा, और 75 मीटर या कंधे पे बिठाना पड़ेगा, कंधे बिठाना पड़ेगा, और 75 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो लड़कों को 100 मीटर दौड़ना है अपने ही वजन के एक लड़के को बिठा करके, है ना, छाती में चाहे कमर में, और सेम लड़कियों के लिए बस डिस्टेंस का अंतर है, एक को 100 एक को 75। ठीक है, और फिर आपको सीढ़ी भी चढ़नी पड़ेगी, 2 मिनट में सीढ़ी चढ़नी, लड़कों को 34 फीट की, और लड़कियों को 2 मिनट में चलनी है 27 फीट की। ठीक है, तो ये है इनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो जो आपको फायरमैन और इनमें काम देगा। ठीक है, इनको आप ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आता है दोस्तों किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है ना, मेल फीमेल दोनों के लिए। अब जैसे मान लो आपने जूनियर स्लिंगर कम रिगर के लिए अप्लाई किया, या जूनियर मोटर व्हीकल ड्राइवर के लिए, अब देखो ये सब ड्राइवर है, या आपने हैवी इक्विपमेंट, ये भी ड्राइवर हो गया। ठीक है, या आपका जूनियर टेक्नीशियन सीमेंटिंग, या जूनियर, ये देखो इसमें भी आ गया, क्योंकि इनको भी बोला था ना हैवी लाइसेंस, तो इनके लिए सबके लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा ऑन हैवी व्हीकल, जैसे फायर टेंडर, क्रेन एज एप्लीकेबल, मतलब इन सबको भैया ड्राइविंग टेस्ट देना है। तो आप ये पोस्ट लिख लीजिए, इनको देना पड़ेगा। और यहाँ नीचे देख रहे हो आप, ये टाइपिंग वाले बताया था ना मैंने, ये देखो पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, टाइपिंग इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है। और जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट क्या था इनका, टाइपिंग देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट, देखो क्या लिखा है, टाइपिंग इंग्लिश में लिखा हुआ है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज वाले को किस में देना है, टाइपिंग टेस्ट हिंदी में देना है। समझ गए आप सभी सभी। अब एक बात सुनिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है मल्टी पोस्ट, मल्टीपल पोस्ट। आप अप्लाई कर सकते हो मल्टीपल पोस्ट, मतलब आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपको कहीं लगे कि मैं सर जूनियर असिस्टेंट, जूनियर मटेरियल मैनेजमेंट और इन सब की क्वालिफिकेशन रखता हूँ, या मैं ऊपर किसी की क्वालिफिकेशन रखता हूँ, तो आप बहुत सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रेफरेंस देते हैं, मालूम, एक बार में 5 प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस रख सकते हो कि पहले अगर मेरिट लिस्ट बने तो मैं यहाँ जाना चाहूँगा, फिर मैं यहाँ, अगर मेरा यहाँ नहीं होता तो मैं दूसरे में मेरा पोस्टिंग की जाए, मेरे अगर बहुत अच्छे नंबर है तो, अगर दूसरे में नहीं तो तीसरी मेरी हो जाए, तीसरे में नहीं चौथे में, मेरे पांचवें, तो इस तरह से आप चुन सकते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी 5 नहीं है, 3 ही है, मैक्सिमम 3 लिखा है। ध्यान सुनना दोस्तों, आप मल्टीपल पोस्ट की बात कर रहे हो, मल्टीपल फॉर्म मत भर देना। फॉर्म एक ही भरेगा,
एक ही फॉर्म में आपको चॉइस मिलेंगे, है ना, आपको प्रेफरेंस पूछी जाएगी, पहले क्या बनना चाहते हैं, फिर क्या बनना चाहते हैं, फिर क्या, तो 3 मिल नहीं गए, तो ये क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं मल्टीपल पोस्ट के लिए, ठीक है। और आप चाहो तो नहीं भी चुन सकते हो, अगर आपको प्रेफरेंस नहीं चाहिए, सर नहीं मुझे बाकी के लिए अप्लाई नहीं करना, एक ही लिए अप्लाई करना, तो बस आप एक ही चुनो। लेकिन कई लोग को प्रेफरेंस चाहिए होता है, तो आप 3 प्रेफरेंस वहाँ पे दे सकते हो कि सर मैं इसके लिए भी मैं मेरे अगर बहुत अच्छे नंबर है तो मैं पहले इसमें जाना चाहूँगा, अगर उसमें नहीं हो पाता तो फिर मैं इसमें जाना चाहूँगा, और अगर इसमें नहीं होता तो फिर मैं इसमें जाना चाहूँगा। ये होता है प्रेफ़रेंस का मतलब, ठीक है? तो जो आपको देना होगा वहाँ पर, ठीक है? तो मल्टीपल पोस्ट के लिए भर सकते हो, मल्टीपल पोस्ट अप्लाई कर सकते हो एक ही फॉर्म में, ठीक है? वो वहाँ पे चॉइस से मतलब है, यहाँ पर चॉइस भर दिया आपने, ठीक है? लेकिन बार-बार फॉर्म मत भरना, फॉर्म एक ही भरेगा, है ना? अगर आपने ऐसा किया तो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। है ना, तो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस देना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भाई मैं साफ बता दूं कि उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ना अगर वो सेम लेवल पर फॉर्म भरते हैं, तो मान लो जैसे कि कोई पहले से फायर सुपरवाइजर है और वो फिर से फायर सुपरवाइजर के लिए भरते, तो उसको कोई कंसेशन उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। भाई तुम पहले से ओएनजीसी में फायर सुपरवाइजर हो और फिर से तुम उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो तुम वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, जब तुम्हारे पास वही पोस्ट तो क्या करना है, तो हटा देगा उसको, ठीक है। लेकिन अगर उन्हीं का डिपार्टमेंट वाला बंदा अप्लाई कर रहा हो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ड्रिलिंग के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए, या जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए, तो फिर उसको कुछ नहीं, तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। समझ गए आप सभी? चलिए भैया आप समझ तो रहे हैं बात को, है ना। तो ये काफ़ी बारीक था, और यहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप के लिए बताया गया है कि आपके लिए जहाँ पर जो रिजर्वेशन है आपको उसी रिजर्वेशन में करना है, वो रिजर्वेशन आप ही के लिए रहेगी। जैसे मान लो कोई ब्लाइंड वाला है किसी के साथ दूसरा है ना, तो अगर ब्लाइंड वाली सीट खाली होगी तो ये वाली किसी दूसरे में कर देंगे जो मतलब दूसरे तरीके की डिसेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो किसी के पास डीफ डम हियरिंग लॉस कुछ भी हो सकता है, तो वो सीट को इसमें डाल दिया जाएगा, ये बात बताई जा रही है। तो यहाँ पर से सीरियस, ठीक है, तो इतना समझ लेना इस बात को, मैंने समझा दिया आपको, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। और अब यहाँ पर आ जाइए खास तौर पे सीधे, है ना। अच्छा यहाँ पर एक बात इनने कही है, एक सर्विसमैन के लिए बात कही, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ मोटा मोटा। इनने बोला है कि देखो, एक तो दो तरह के एक्स सर्विसमैन होते हैं भैया। दो तरह के एक्स सर्विसमैन कौन है? सर एक सर्विसमैन है जो कि प्राइवेट में काम कर रहे हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, या यूनिवर्सिटी में, सरकारी प्राइवेट कुछ भी हो सकता है, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अपनी एक्स सर्विसमैन की ही, क्योंकि एक्स सर्विसमैन एक खुद क्या होता है, रिजर्वेशन है, तो अगर इन्होंने एक बार अपने एक्स सर्विसमैन होने के नाते यहाँ पर जॉब पाली, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो भले इसने अपने एक बार क्या कहना चाहिए रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया, ये तो भी इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन अब दूसरा सुनो, जो सर गवर्नमेंट में है लेकिन परमानेंट है, ठीक है। अब सर जो प्राइवेट में है लेकिन परमानेंट है, समझ, अब जो परमानेंट वाले हैं, बात समझ में आ रही है ना, हाँ, जो परमानेंट वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और देखिए भाई, और चाहे सर्टिफिकेट कोई सा भी, और फॉर्म भरने से पहले अपना जो है थोड़ा सा तैयारी रख लेंगे कि भाई फोटो आपकी जो है 100 KB के आसपास हो, JPG फॉर्मेट में, और ऐसे ही साइन होना चाहिए 100 KB के आसपास का, 100 KB से कम होना चाहिए ना, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये इनने साफ साफ कहा हुआ है, ठीक है। तो अपना फोटो और सब तैयार रखना। SC वाले अपना SC सर्टिफिकेट याद रखेंगे, ST वाले तैयार रखेंगे, ठीक है। अभी एज बता दूंगा मैं कितनी क्या चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर उनको अपनी सर्टिफिकेट तैयार रखने हैं। एक्स सर्विसमैन को अपने डिस्पैच का, अपने छूटने का जो है सर्टिफिकेट होता है वो इनको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप लोग को अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और जो फिजिकली हैंडीकैप है इनको स्क्राइब की भी सुविधा दी जाएगी। स्क्राइब मतलब इनकी मदद करने वाला, लेकिन स्क्राइब की मदद तभी दी जाएगी जब आप अपने मेडिकल अथॉरिटी, यानी कोई भी सर्जन जो सीनियर सर्जन होते हैं या चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जब ये एक प्रमाण पत्र पे लिख देंगे कि हाँ ये जो कंसर्न बंदा है, ये जो बंदा है ये फिजिकली हैंडीकैप है और कंप्यूटर पे ये अपना हाथ या लिख नहीं सकता है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दे सकता है, तो इसको एक सहायक की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज अपॉइंट द स्क्राइब, ऐसा करके एक सर्टिफिकेट आता है वो आपको लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर से अपने। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भाई मैंने बता दिया भाई, देखो जो जो लोग आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और डोमिसाइल मत भूलना, डोमिसाइल के बिना काम नहीं होगा, ठीक है। और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कहीं और भर ही नहीं सकते हो आप, ये बात तो आपको ध्यान रखनी है ना, डोमिसाइल चाहिए। और दोस्तों आपका जो भी मांगा गया ना डिप्लोमा, आपने देखा होगा 3 साल का डिप्लोमा मांगा सर कहीं कहीं पे ITI मांगा है, सर कहीं पर ग्रेजुएशन मांगा है, सर कहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है। इसने जो भी डिग्रियां मांगी ना, इनमें आपके मिनिमम परसेंट बता देता हूँ 40% होना चाहिए,
ठीक है। मिनिमम समझ गया मेरी बात, आपकी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, डिप्लोमा में, आईटीआई में 40% मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, तभी आप कंसिडर किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए भाई आगे चलूँ, है ना, तो थोड़ा सा याद रखना है इस बात को जो मैंने आपको बताया। तो ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है ना, मिनिमम परसेंट होना चाहिए आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, ठीक है। और सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट अभी मैंने बताई नहीं है ना, है ना, तो अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर से, एक सेकंड रुको जरा। हाँ यहाँ पर से नीचे चलते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वही बात लिखी जो मैंने आपको बता दी कि भले आपके पास बीसीए बीएमसीए हो, किसमें कंप्यूटर साइंस में और इन सब में फलाना ढिमकाना में, तो भी आपका 6 महीने का ये आपको करना पड़ेगा। जिसके पास ये है, जिस पोस्ट में भी ये मांगा गया है ना कि डिप्लोमा चाहिए इनको 6 महीने का मिनिमम कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो भले आपने बी कंप्यूटर साइंस से की है तो भी आप इसको रिप्लेस कर नहीं सकते। आपने अगर कंप्यूटर साइंस से बी की है तो प्लस में आपके पास 6 मंथ का डीसीए अलग से होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास ये नहीं है, भले आपके पास बी बीटेक कंप्यूटर साइंस है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, प्लीज, है ना, अब इस पर डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको कई बार बता दिया, ठीक है। जो जहाँ लिखा है उसको वही पढ़ना है। कहीं मैथ्स फिजिक्स एमएससी फिजिक्स बोला गया है विद इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका मतलब विद इलेक्ट्रॉनिक्स ही होता है, फिजिक्स के साथ एमएससी बीएससी। उसमें ये नहीं चलेगा सर मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करी है और साथ में फिजिक्स है, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, साफ साफ बोला गया। चलिए क्लियर हो गया होगा बात को, ठीक है। और आईटीआई वालों के पास, आपको मालूम है उनके पास एनसीवीटी और स्टेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसमें साफ साफ बोला है। अब ये देखो, ये तो वही वाली बात होगी, आईटीआई वगैरह, इलेक्ट्रीशियन, जहाँ पर इलेक्ट्रीशियन मांगा गया वहाँ इलेक्ट्रीशियन ही अप्लाई कर सकता है ना, वहाँ पे वेल्डर अप्लाई नहीं कर सकता, वेल्डर का आईटीआई नहीं चलेगा। ये मतलब सारी कॉमन बातें यहाँ पे लिख दी गई है ना, आप समझ चुके हो दोस्तों, चिंता मत करो, वीडियो हमारा ओवर है, लेकिन आपको क्या छोटी छोटी बातें भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो सब भी आपके लिए कवर कर रहा हूँ। अब देखो ये मैंने अंडरलाइन किया, जैसे फॉर पोस्ट वेयर नो वैकेंसी इज हियर मार्क्ड। अब देखो इसमें एक बात कही कि मान लीजिए कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि एससी के लिए और एसटी के लिए 0-0 पोस्ट है, और मालूम चल रहा है जनरल के लिए 5 पोस्ट है या 10 पोस्ट है, तो क्या सर ये वाले लोग अब अप्लाई नहीं कर सकते? इनकी कैटेगरी में नहीं, एससी एसटी को यही तो फायदा है और ओबीसी को ये फायदा है, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये अपना पोस्ट भर सकते हैं जनरल कैटेगरी की तरह। मैं समझा देता हूँ। देखो जब आप एप्लीकेशन भरो ना, तो आपको अपना कास्ट तो दिखाना पड़ेगा कि आप एससी हो कि एसटी हो, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप ओबीसी हो कि क्या हो, वो आपको शो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं जनरल की तरह, ठीक है, वो वहां पे आप समझ जाएंगे, चिंता मत करिए। फॉर्म जब भरने जाएंगे ना, तो वहां पे अपना कास्ट एससी चुनना, लेकिन जनरल की तरह चुनना है, ठीक है। जनरल से भर रहे हो ये, इससे क्या होगा कि आपका कट ऑफ जनरल से हो जाएगा, फीस में आपको छूट मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि आपने देखो अपना कास्ट क्या दिखाया, एससी एसटी, और एससी एसटी को छूट तो मिली है, तो आपको 300 रुपये तब भी नहीं भरना पड़ेगा, और आप जनरल की सीट पर फाइट भी कर पाओगे। लेकिन जनरल की सीट पर जब आप फाइट करोगे तो आपके मार्क्स में कोई कंसेशन नहीं होगा, आपके एज में कोई कंसेशन नहीं होगा, आपका कट ऑफ बिल्कुल इसकी तरह ट्रीट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके एज में भी कंसेशन नहीं मिलेगा, आपकी एज जनरल के एज के हिसाब से ही मानी जाएगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। बहुत डिटेल में समझाया दोस्तों, अगर अभी भी समझ में आया ना तो फिर मतलब समझ में बहुत दिक्कत है, फिर तो आप तार हिले दिमाग के, है ना, मेरे नहीं है आपके, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो तार मत हिलाओ, है ना, इस तरह से, ठीक। और दोस्तों आखिरी में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको सीबीटी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और अभी वही आने ही वाला, उस पर हम बात करने वाले धीरे से, ठीक है। और है ना, और आखिरी में आपका एक मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, ठीक है, मेडिकल होगा ओएनजीसी के हिसाब से, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और ये रही डेट दोस्तों, यहाँ पे याद रख लो, 7 मई से ये फॉर्म शुरू हो चुका है, 28 मई तक ये फॉर्म चलेगा, तो पहले से टाइम से भर देना प्लीज़ मेरे भाइयों, ठीक है। यहाँ पर सब डेट के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आते हैं एज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो F1 एंड A1 लेवल पोस्ट अदर देन ड्रिलिंग सीमेंटिंग प्रोडक्शन, मतलब ये है कि F1 और A1 दोनों, है ना, किस पोस्ट को हटा दो, बस ड्रिलिंग सीमेंटिंग और प्रोडक्शन ड्रिलिंग, ठीक है। ये जितनी पोस्ट वहां पे F1 में पड़ी ना, F1 में कई तरह की पोस्ट पड़ी है अपन ने, तो उसमें जो ड्रिलिंग वाली है, जो सीमेंटिंग वाली है और जो प्रोडक्शन ड्रिलिंग वाली है, इनको हटा दीजिए, और ऐसी A1 में भी इनको हटा दीजिए, तो बाकी जो पोस्ट बची उनके लिए जनरल की मैक्सिमम एज 30 है और मिनिमम 18, ओबीसी में मैक्सिमम 33 है, मिनिमम 18, एससी एसटी में मैक्सिमम 35 है, मिनिमम 18, समझ गए। अब बात करते सर, ये जो इनको हटा करके किया था तो इनकी क्या एज रहेगी, तो जो ड्रिलिंग वाले थे F1, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, जिनको छोड़ दिया था ना, अब उनको नीचे लिया है, तो जो ड्रिलिंग सीमेंटिंग और प्रोडक्शन ड्रिलिंग वाले थे, इनके लिए जो एज रखी गई है वो जनरल के लिए मैक्सिमम 28 और मिनिमम 18, वही ओबीसी के लिए मैक्सिमम 31 और मिनिमम 18, और एससी एसटी के लिए 33 मैक्सिमम 18, ये हो गया, ठीक है। अब जितनी भी W1 पोस्ट है, एक ही तो थी, तो उसके लिए जो उम्र है जनरल की वो मैक्सिमम 27 हो गई और 18 मिनिमम, 18 तो सभी की मिनिमम है,
ओबीसी की मैक्सिमम 30 तक जा सकती है, SC ST की मैक्सिमम 32 तक जा सकती है। और फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर हैवी इक्विपमेंट, अब वो याद है ना हैवी इक्विपमेंट जिसके लिए बड़ा सा वो डग्गा उग्गा चलाना है उनको, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो इनके लिए जनरल में 35 की, देखो मिनिमम तो सबके 18, बस जनरल में मैक्सिमम एज, जनरल और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से भी है ना तो भी आपको एक सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आता भी है, तो आप भी मत भूल जाना। ओबीसी SC ST ईडब्ल्यूएस सबको भरना, जनरल को छोड़ करके बाकी सबको सर्टिफिकेट अपने दिखाने पड़ते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है उसमें दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। और आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत करिए, क्योंकि आप स्टेट वाइज अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेट वाइज भी आपका चल जाएगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें परेशान मत होना। और यहाँ पर 38 हो गया ओबीसी के लिए उम्र, ऑपरेटर के लिए हैवी इक्विपमेंट के, और 40 हो गया SC ST के लिए, ठीक है दोस्तों, है ना। और ये लिखा है अप्लाई कैसे करना, तो देखो ये तो सबको आता है, आपकी वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, और 100 KB और का फोटो रख लेना अपने पास JPG फॉर्मेट में, और 100 KB का अपना सिग्नेचर रख लेना, है ना, वाइट बैकग्राउंड में करके JPG फॉर्मेट में, ठीक है। और बस फॉर्म भरने चले आना, 300 रुपये की फीस लगी जनरल OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, ठीक है, बाकी सबके लिए कोई फीस नहीं है ना। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को फीस देनी है, ध्यान रखना है, लेकिन उनकी फीस बाद में वापस कर दी जाएगी, रीएम्बर्स कर दी जाएगी, तो ये बात लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन करेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको, ठीक। कैंडिडेट शुड रिटेन द कॉपी ऑफ देयर सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन, अच्छा अब जो भी फॉर्म भर लोगे आप, तो मालूम है ना आखिरी में प्रिंट निकलता है, तो प्रिंट को निकाल के रख लेना, फोटोकॉपी करा लेना, तो एप्लीकेशन की भी प्रिंट निकाल लेना, और जो पे करोगे ना, पे 300 रुपये, उसकी भी प्रिंट निकाल लेना, जिन जिनको फीस देनी है उनके लिए है ये, जिनको नहीं देनी है उनके लिए थोड़ी है, ठीक है दोस्तों, समझ गए इस बात का। और ये रहा भैया सेंटर, देख लीजिए कहाँ कहाँ सेंटर रहेगा आपका, है ना। तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये क्या है ना, ये दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने कहा, ये ले लें जरा मैं पेन, ठीक है, तो आप समझिए। तो ये टेस्ट सेंटर है दोस्तों, देहरादून में कहाँ कहाँ है, विद इन उत्तराखंड कहीं भी हो सकता है, पेपर का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में रहेगा, ठीक है, तो ये सारी खैर बातें हैं। और यहाँ पर लिखा है देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फॉलोड बाय जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, सब कुछ होना है, ठीक है। तो पहला तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होना है आपका, है ना। और सारी चीज़ें आपकी इसी डेट से मायने रखेंगे भैया, आपकी सारी एलिजिबिलिटी, तो आपको उसको ध्यान रखना है ना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको मालूम है कि आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा वहाँ पर, है ना। और अब मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारा क्वेश्चन पूरा पेपर करके आना ना धीरे धीरे, ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे आप पेपर दोगे, ठीक है। और जो ये अपना जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज वाला था, इसके लिए टेस्ट होगा वो हिंदी में होगा, टाइपिंग भी इसकी हिंदी में होगी, पता ही आपको। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनको 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते चले जाएंगे, इनको स्क्राइब भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन स्क्राइब के लिए इन्हें चीफ मेडिकल ऑफिसर से लिखवा के लाना पड़ेगा कि इनको ज़रूरत है, ये कंप्यूटर पर लिख और देख नहीं पाते हैं इतनी आसानी से, इसलिए हेल्पर चाहिए इनको, ठीक है। अब देखो दोस्तों CBT ये रहा कंप्यूटर बेस से जो सबसे पहले होना है, जब एडमिट कार्ड आएगा तो जो डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। तो सबसे 2 पार्ट में बटा हुआ है, पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। इसका 20% कवरेज है, मतलब ये 20 नंबर का है, ठीक है, ये 20 नंबर का है, और 20 ही क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन है, इसमें 80 क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे वाला दिख रहा होगा, क्यों ऐसा नहीं, 80 में क्या रहेगा, ये आपके ट्रेड से जुड़ा हुआ है दोस्तों, आपकी क्वालिफिकेशन, मान लो आपने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जहां मांगा है ना जो क्वालिफिकेशन, तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रहेंगे 80। आपने मान लो ITI मांगा गया तो ITI से रहेगा, 6 महीने का मांगा गया था उसमें क्या कहते हैं आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट का, तो समझ जाओ कि उस डिप्लोमा से आएंगे, समझ गए। तो 80 नंबर आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना, देखो लिखा है क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे, जो क्वालिफाइंग है, जो पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है उससे जुड़े 80 क्वेश्चंस आने हैं, तो समझ गए, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी डिप्लोमा, आपकी ITI और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत आराम से करना, बढ़िया से पढ़ना, कोई दिक्कत मत करना। सर ये तो हम 80 नंबर समझ गए, सर 20 नंबर क्या है, 20 नंबर पे यहाँ पे दोस्तों ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग चेक करेंगे, एनालिटिकल, वो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते नंबर सीरीज वाले, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले, वो सब आता जो है ना। कंप्रेंशन मतलब छोटा सा आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, 20 नंबर क्या दे देंगे, है ना, 4 क्वेश्चन तो कंप्रेंशन इससे ही आ गए। डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स आ जाएंगे भैया, कुछ डाटा दे देंगे और पूछेंगे बताइए ये है ये नहीं है क्या है ना, जनरल थोड़ा सा करंट अफेयर और थोड़े से न्यूमेरिकल मतलब न्यूमरेसी, समझ गए होगा आप मेरी बात, ठीक है। और यहाँ पर और अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, 5 मार्क्स जो है ना फ्री के बांट रहे हैं। कैसे, अगर मान लो कि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो और 5 साल आपने नौकरी कर ली तो आपको 5 नंबर तो यही मिल गए, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। और सुनिए ध्यान से, इसके नंबर है दोस्तों, ये देखिए, ये जितनी पोस्ट यहाँ पर लिखी ना, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है, अगर आपने यही दिखा दी तो इसके मार्क्स मिलेंगे।
यहाँ पर जो पोस्ट लिखी है इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। ऊपर जो हम पढ़ रहे थे ना, उसको यहाँ पर ये बता रहे हैं कैसे आपको नंबरिंग मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपने इसके लिए भर रहे हो और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है और आपने यही दिया, तो इसके 5 नंबर मिलेंगे, इसके 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन ही दिखाया, कुछ और नहीं दिखाया तो, है ना। जहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया, देखा ना, बहुत सारी जगह मांगा है, 3 साल का डिप्लोमा ही दिखाया तो 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो इनके 5 नंबर मिलते हैं भैया आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ट्रेड सर्टिफिकेट या आईटीआई, जिस जिस पोस्ट के लिए मांगा गया आईटीआई, आपने आईटीआई उसी फील्ड से जुड़ी दिखाई तो आपको 5 नंबर तो ये मिल गए भैया। तो 5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये खैर सही कैंडिडेट को मिले इसलिए लगाया गया। ये देखो यहाँ पर ही मांगा गया है ना, 12th मांगा गया, इंटरमीडिएट, एससी, इनमें से कुछ भी एक दिखाना है, इक्विवेलेंट जो भी हो। तो इसके लिए 12 दिखा देना, तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इनके लिए आपको 10th दिखाना है, इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जाम, और इसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिखाना है। तो समझ रहे हो आप मेरी बात। अब देखो, टाइपिंग टेस्ट हो, स्किल टेस्ट हो, पीईटी या ड्राइविंग टेस्ट जो भी हो, वेरिएबल एप्लीकेबल, इस सब के सब क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक है, ओनली। नो वेटेज, इनका कोई वेटेज नहीं होगा आपके मार्क्स में, ठीक है। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट कंसर्न, और ये आपके वहीं से होंगे, जिस भी स्टेट के लिए आपने भरा है ना वहीं से होंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। और अब यहाँ पर आ जाओ, इनने साफ साफ ये बात बोली कि सीजीपीए को अपने जो है कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में। इसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी जाओ, अपने हेडमास्टर से बोलो कि सर मेरे सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वो एक फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे। तो जिस भी फॉर्मूले से कन्वर्ट किया है उस फॉर्मूले को मतलब उस फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, उसका सर्टिफिकेट हेडमास्टर के द्वारा साइन करके वो आपको लेकर के रखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आता है। मान लो कि आपका कॉलेज सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट ही नहीं करता है, तो फिर क्या करना है, तो इस बात का भी प्रमाण लेना है कि सर नहीं करता है हमारा कॉलेज, तो इसका भी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। और जब ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाए तो आपको अपने सीजीपीए को, देखो भरना तो अभी भी परसेंटेज में ही है, तो उसको 100 से इंटू कर देना। जैसे मान लो 6.7 है ना किसी का, तो इंटू 100 कर दो, तो आ जाएगा 70 के आसपास का परसेंटेज, समझ। किसी का 7 है तो 70 के पास, तो इस तरह से आपको करके दिखाना है। तो ये इनका कहा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए मैं बहुत क्या डीपली समझाता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है मुझे, लेकिन क्या करूँ, मैं आपसे एक भी इन्फॉर्मेशन छोड़ नहीं सकता। क्या मैं आपको हो हल्ला नहीं करना आता ना दोस्तों, है ना। आपको ये पता है, आप कोई वीडियो मेरा उठाओ, मैं आपकी मदद करने के लिए आता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए मैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, है ना। तो आप बस इतना करिए कि एक जॉब ले लीजिए, है ना। कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी मदद करने के लिए बैठा ही हूँ दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब बस जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म भी करना है हमें। और यहाँ पर देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक्स सर्विसमैन और ये सब कुछ नहीं है, और ये तो मैंने आपको पढ़ लिया। अब ये मैंने बता दिया ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको 40% मार्क लाने हैं। 100 नंबर का है तो भाई 40 लेकर के आ जाना, ताकि आपको जब ये क्वालिफाइंग आ जाएगा ना इतना 40, तभी आपको बुलाएंगे। आपके स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जिसमें भी आपका जो भी है, फिजिकल टेस्ट जो भी होना है आपका, जैसे कि फायरमैन में, तो फायरमैन में पहले आपको ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटर्न निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको बुलाएंगे उसके लिए। 40 नंबर आएंगे तब बुलाएंगे, ठीक है। ये देखो लिखा है यहाँ पर। और आपको हर एक टेस्ट में अलग अलग पास होना है, ये भी बता दूं मैं। हर एक टेस्ट में, एक भी टेस्ट में फेल हुए आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। भले ही मतलब बाकी सब क्वालिफाई हैं, उनका नंबर नहीं जुड़ रहा है, ठीक है, लेकिन पास सबको करना पड़ेगा। पास एक को भी नहीं किया ना, अगर धोखे से रह गए ना, तो बस आप बाहर हो जाओगे, समझ गए दोस्तों। और ये कोई भी एक्सचेंज कुछ भी नहीं है, आपने जो भर दिया, फॉर्म भर दिया, फाइनल हो गया, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शंस में भी। मैंने आपको सब कुछ, ये मैंने सब पढ़ दिया आपके लिए, ठीक है। प्रिंट आउट वगैरह सब आपको रखना ही है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये पोस्ट आप भरेंगे, ठीक है। एक बार आपको जो है मैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। और यहाँ दिखना, यहाँ पर ना, यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये कैरियर, ठीक है। इसमें आप जैसे जाओगे ना, तो ये ओपन हो जाएगा, रिक्रूटमेंट नोटिस आ रहा है, इस पर क्लिक करना। भाई क्या है कि देखो, ऑफिशियलिटी भी दिखानी पड़ती है। आप यहाँ पर जाना, और इसको पहले तो हटा दो, क्रॉस कर दो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर जाना, ये 2022 दिख रहा है, इसको टच कर देना। नीचे आपको दिख रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव अक्रॉस और ओएनजीसी, है ना, ये इसी को टच करना है आपको, ठीक है। आप जैसे इसको टच करेंगे, मैंने टच कर दिया, खुलने दो। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो, इसको पढ़ो। ये नोटिफिकेशन इंग्लिश में है ऊपर वाला, और फिर वही वाला हिंदी में है यहाँ पर। और ये है दोस्तों, दिख रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आप अगर समझ गए हैं तो नोटिफिकेशन तो मैंने आपके लिए पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको सारी दे रहा हूँ यहाँ पर, ये पूरी वेबसाइट दे रहा हूँ, तो चिंता मत करो, आप डाउनलोड खुद भी कर सकते हो, है ना। आपको कहाँ मिलेगी लिंक, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, कभी कभी ये भी दिक्कत हो जाती है। और आप मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है वो सारी बातें। तो ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पर खुल गया है अपना सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ज़रा, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये देखो, आपको अगर अपना फॉर्मेट चाहिए ना कैसा भी, तो यहाँ देख रहा डाउनलोड EWS, OBC, NCL, SC, ST, PWD, सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और चलो चले जाओ यहाँ पर धीरे धीरे, हाउ टू अप्लाई में ये रहा, यहाँ पर ईमेल ID सब सही रखना, ठीक है। और बस गो टू एप्लीकेशन, ये देखो फोटोग्राफ वगैरह इन्होंने बोला ना, 100 KB 100 KB दिख रहा होगा आपको, ठीक है।
और 300 रुपये लगने हैं फीस, ये भी आपको मालूम है। तो ये सब आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आपको कोई भी दिक्कत हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखो जरा, नंबर दिख रहा है आपको, टोल नंबर 022 6130 6246, 02261306246। दोस्तों खुल के कॉल करो। अगर कोई भी दिक्कत है तो ये मेल आईडी लिखी हुई है आपको दिख रहा है gmail.com, इस पर कॉल करो, इसमें कोई भी मैसेज भेज दो, है ना, जो भी आपको दिक्कत आ रही हो, ठीक है। लेकिन याद रखो एलिजिबिलिटी से जुड़ा ये कुछ भी चेक नहीं करते हैं, तो इसमें परेशान मत करना इनको, है ना, कि सर मैं ऐसा करके बैठा हूँ ये एलिजिबल है कि नहीं, इसने साफ साफ बोल दिया, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आई एग्री पे टच करना है, ठीक है, और प्रोसीड टू रजिस्टर करना है। देखो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले यहाँ जाएंगे, लेकिन प्रोसीड टू जो पहली बार कर रहा है वो यहाँ जाएंगे, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो पोर्टल खुलेगा एक, है ना, पोर्टल खुलेगा और ये देखो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लोज कर दूँ, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा हो गया, इसको एक सेकंड, हाँ ये, ठीक है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको। अब मुझे यहाँ पर सब कुछ भर देना है अपना, है ना, ये देखो मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ। और जैसे ही आप सबमिट कर दोगे ये सब करके ना, यहाँ से सबमिट करना, तो आपको एक मैसेज आएगा, सब कुछ आएगा, तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। जब रजिस्टर्ड हो जाओगे तो याद है मैंने दिखाया था ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले, फिर वहाँ जाना, फिर वहाँ जा करके सब कुछ अपना अपलोड कर देना, आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो घर में बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी रही बात, तो मैं आपको सारी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, और देखो यहाँ पर इनके नंबर लिखेंगे, तो आप इस पर कॉल कर सकते हो। और टाइम लिखा है 10 से 5 के बीच में, ठीक है। 022613062, है ना, 61306246, ठीक है। तो याद रखेंगे इस बात का। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो यहीं से मैं आपसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं लेता ही हूँ उस चीज़ को, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि देखो मैं वीडियो बनाऊँ और आपको 1 महीने बाद मिले तो उसका कोई महत्व नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो आपको टाइम से मिलना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि वो आप ही के लिए दोस्तों, ठीक है। और मैं यहाँ पे आप ही के लिए बैठा हूँ, आप खुल के कमेंट करो, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछो। बस दिक्कत आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, डाउट आपका जेन्युइन होना चाहिए। ये ना पूछते फिरो कि सर लास्ट डेट क्या है। जब बता दिए कि ग्रेजुएशन में क्या क्या होना चाहिए, डिप्लोमा है, तो उससे हट करके, बहुत हट करके, है ना। और मुझे लगता नहीं कि ऐसे में कुछ सवाल बचेगा, ठीक है दोस्तों। फिर भी इन केस कुछ चीज़ मैंने कवर नहीं की हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।